जय हिंद बच्चों। आज हमारी जो मेन टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दूसरा जो टॉपिक है हमारा है वो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पर तीव्रता। और तीसरा जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में बल तथा बल आघूर्ण। और चौथा जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल। ये चार टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ पर कुछ मैं आपको अणु बताता हूँ। जैसे जल का अणु है, HCl है, NaCl है। इन अणुओं की खासियत क्या होती है कि इनमें ऋण आवेश और धन आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा अलग पृथक होते हैं। तो इस तरह के जो अणु होते हैं जिनमें धन और ऋण आवेश का केंद्र एक दूसरे से पृथक होता है, उन अणुओं को हम विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है कि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे के अति निकट स्थित हैं, तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे ये उदाहरण में दिखा रखा है, ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश। दोनों आवेशों का परिमाण क्या है? क्यू है। एक की प्रकृति माइनस है, दूसरे की प्लस है, और इनके बीच में कुछ दूरी है। तो इस युग्म को, धन और ऋण आवेश के इस युग्म को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसमें देखो कुछ अणु जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से विद्युत द्विध्रुव अणु होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था जल का, HCl का, सोडियम क्लोराइड का, ये सब क्या है? प्राकृतिक रूप से द्विध्रुव अणु है। अब इन अणुओं में क्या होता है? धन और ऋण आवेश के केंद्र एक दूसरे से अति अल्प दूरी से पृथक होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई विद्युत द्विध्रुव है। मान लो ये एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें ये ऋण आवेश दिखाया मैंने, ये धन आवेश दिखाया। तो अब इसमें क्या होता है? किसी भी विद्युत द्विध्रुव से किसी भी प्रेक्षण बिंदु, कोई भी प्रेक्षण बिंदु, उस बिंदु जिस पे हमें अध्ययन करना है उस बिंदु की जब दूरी लेंगे तो हम केंद्र से दूरी लेते हैं, द्विध्रुव के केंद्र से। तो द्विध्रुव के केंद्र से अगर हम दूरी लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों की दूरियां भी उसी केंद्र से लेते हैं। इसी कारण से हम क्या करते हैं, इसे केंद्र मानते हुए यहाँ से इस आवेश की दूरी a मान ली और इसकी दूरी a मान ली। तो टोटल दूरी कितनी होगी बीच की? टोटल दूरी होगी 2a। ठीक है, इसीलिए ये बीच की दूरी 2a ली। हम इसे सिंपल d भी लिख सकते थे। ठीक है, अब देखो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो ये रेखा है इसे द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर दिखाया है ना, ये अक्ष हो गया। और ये जो मध्य बिंदु है इस पर अगर हम अक्ष पर लंब डालें तो इसे हम निरक्ष बोलते हैं। तो इस तरह से द्विध्रुव में क्या हो गया? एक अक्ष हो गया और एक निरक्ष हो गया। ठीक है, अब आता है कि विद्युत द्विध्रुव को बताने वाली या मापने वाली कौन सी राशि है, कौन सी भौतिक राशि है जिसे हम विद्युत द्विध्रुव को मापते हैं? तो वो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, यानी दो आवेश है उनमें से कोई एक आवेश का परिमाण ले लो, q है, और आवेशों के बीच दूरी का गुणनफल कर दो। तो देखो q इंटू 2a, आवेशों का परिमाण क्या है? q, और बीच की दूरी कितनी है? 2a। तो q इंटू 2a, ये जो राशि बनेगी इस भौतिक राशि को बोलते हैं हम द्विध्रुव आघूर्ण। और ये सदिश राशि होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा किधर होती है? इसकी दिशा P से लिखते हैं इसको। इसकी दिशा अक्ष के अनुदिश माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। ये देखो, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इस दिशा में होगी। तो द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा किधर होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो ये देखो माइनस और प्लस, ये एक द्विध्रुव अणु है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे शो किया जाएगा। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है? SI मात्रक। तो होता है कूलाम इंटू मीटर, आवेश इंटू दूरी। तो आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, दूरी का मात्रक मीटर हो गया, तो कूलाम मीटर इसका मात्रक हो गया। अब इसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो देखो कूलाम आवेश है, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? m नॉट l नॉट t1 a1, और दूरी का क्या होता है? l1। तो ये क्या बन गया? m नॉट l1 t1 a1। ठीक है, इस तरह से ये आ गया। अब कोई भी विद्युत द्विध्रुव अणु जो है उसको हम ऐसे शो करेंगे। ठीक है, अब हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस क्यू को अपने लेफ्ट साइड में रखते हैं, प्लस क्यू को अपने राइट साइड में रहते हैं। तो हमारे द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा हमारे लेफ्ट से राइट की तरफ होती है। और इसी मेथड से हम सारे न्यूमेरिकल्स और सारे डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। अब आदर्श विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? आदर्श विद्युत द्विध्रुव वो होता है जिसमें जो आवेशों का परिमाण तो बहुत अधिक हो, ठीक है, और बीच की दूरी जो है वो अति अल्प हो। तो ऐसा किस में होता है? ऐसा आदर्श विद्युत द्विध्रुवों में होता है। तो उन्हें आदर्श विद्युत द्विध्रुव। तो आप, हमको पता है कि आणविक दूरियां जो होती हैं बहुत अल्प होती हैं, 10 की घात -8 से 10 की घात -10 मीटर कोटि की होती हैं। तो
आणविक जितने भी द्विध्रुव होते हैं वो लगभग आदर्श विद्युत द्विध्रुव ही होते हैं। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि हमारे को 2 माइक्रोकूलम के 2 विपरीत आवेश दिए हुए हैं जिनके बीच दूरी 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है? 1 आर्मस्ट्रॉन्ग जो होता है वो 10 की घात -10 मीटर होता है। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल्स 10⁻⁻10 मीटर। अब हमें इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो उसका सूत्र क्या होता है? आवेश इंटू आवेशों के बीच की दूरी। तो आवेश का मान कितना दे रखा है? 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, तो 2 गुणा 10 की घात -6 कूलम हो गया। बीच की दूरी 2a कितने दे रखी है? 10 की घात -10 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2 गुणा 10 की घात -16 कूलम मीटर। और अब देख, चूंकि ये सदिश रहती है हमें इसको बताना पड़ेगा कि P की दिशा किधर है। तो -q से +q की ओर है, तो -q से +q की ओर, यानी A से B की दिशा में। तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर AB की दिशा में। इस तरह से हम ये चीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत तीव्रता। हमने एकल आवेश, एक अकेले आवेश के कारण हमने r दूरी पर तीव्रता का मान निकाला हुआ है। वो क्या होता है? k q/r², ये मान होता है। तो यहाँ अकेले आवेश के कारण हमने किसी दूरी r दूरी पर तीव्रता निकाली। अब हम दो आवेश लेंगे, एक -q एक +q, यानी एक द्विध्रुव लेंगे और द्विध्रुव के कारण कहीं तीव्रता निकालें। तो अभी हमें कहाँ निकालनी है? अक्ष पर। और अक्ष कौन सा बताया था? अक्ष बताया था कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो रेखा ही उनका क्या कहलाती है? अक्ष। इसको मैंने आगे बढ़ा लिया, आगे बढ़ा के और मैंने यहाँ पर एक बिंदु C लिया। इस बिंदु C को प्रेक्षण बिंदु बोलेंगे। अब बिंदु C जो हमने लिया है, यहाँ इस बिंदु C पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है द्विध्रुव के कारण। तो बिंदु C की द्विध्रुव से दूरी हम कैसे मेजर करेंगे? हम बिंदु C की द्विध्रुव के केंद्र से दूरी लेंगे। तो द्विध्रुव का केंद्र कहाँ है? ये रहा O। यहाँ से हम दूरी लेंगे, तो यहाँ से ये दूरी जो है, ये दूरी हम कंसीडर करेंगे। तो ये दूरी हमें दी हुई है, r दूरी है ये। तो केंद्र से दूरी r होगी, प्रेक्षण बिंदु की दूरी हमें पता चल गई। यहाँ हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम दो आवेश लेते हैं -q +q, ये हम अपनी तरफ से मानते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के आवेशों का परिमाण क्या हो गया? q हो गया। और आवेशों के बीच दूरी कितनी होगी? 2a। देखो, ये दूरी केंद्र से a होगी और ये दूरी केंद्र से a होगी, तो टोटल दूरी कितनी होगी बीच की? 2a। अब हम इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लेंगे। तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना बनेगा इसका? वही आवेश गुणा आवेशों के बीच की दूरी। इसको अब दिशा दिखा देंगे इसकी कि इसकी दिशा किधर है। तो देखो, इसकी दिशा किधर होती है? -q से +q। तो -q से अगर +q की दिशा होगी तो ये दिशा क्या है? A से B की दिशा। तो हम इसे क्या लिख देंगे? वेक्टर AB की दिशा में। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं? एक आवेश उठाते हैं। पहले हम -q आवेश उठाएंगे और -q आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो कूलॉम के सूत्र से हमें पता है कि किसी एक आवेश के कारण किसी दूरी पर तीव्रता का क्या सूत्र होता है? तो द्विध्रुव के अक्ष पर मध्य बिंदु से x दूरी पर बिंदु C पर, जहां OC बराबर x से विद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने देख लिया। अब -q के कारण, तो -q आवेश के कारण बिंदु C पर तीव्रता क्या होगी? तो तीव्रता तो सदिश राशि होती है, इसलिए मॉड लगा के इसको दिखा दिया। परिमाण लिख रहे हैं हम, तो क्या लिखेंगे हम? k q/ दूरी का वर्ग। अब ये दूरी क्या है? AC। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हुई? AC। और ये AC दूरी दो टुकड़ों में है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r। तो टोटल दूरी कितनी होगी? a + r। तो ये देखो, AC की जगह a + r हमने पुट कर दिया। और 1/4πε, यानी निर्वात में है ये आवेश, ये दोनों आवेश निर्वात में है और प्रेक्षण बिंदु भी निर्वात में है। तो यहाँ पर k का जो मान हम ले रहे हैं वो 1/4πε0 ले रहे हैं। तो तीव्रता का क्या मान हुआ फिर? k q/ दूरी का वर्ग। अब ये जो तीव्रता आई है ये वाली, ये किस दिशा में होगी? हम जानते हैं कि ऋण आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो हमेशा क्या होती है? ऋण आवेश की ओर ही होती है। तो ये देखो, ये ऋण आवेश है, इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता क्या होगी? ऋण आवेश की ओर ही होगी। तो ये देखो, ये तीव्रता की दिशा आ गई। तो ये दिशा किधर है? ये दिशा C से A की तरफ है। तो हम इसको क्या लिख देंगे? वेक्टर CA के अनुदिश। तो हमने क्या लिखा है? वेक्टर CA की दिशा में। अब ये -q आवेश जो है, यहाँ माइनस हमने क्यों नहीं रखा? अगर हम यहाँ माइनस रखेंगे तो हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे, फिर परिमाण रूप में हम सिर्फ इसका परिमाण रखेंगे, इसकी दिशा यहाँ हमने बता दी है। अब बारी आती है +q आवेश की। द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, इसके कारण तो हमने यहाँ तीव्रता निकाल ली। अब इसकी बारी आती है, इसके कारण हम यहाँ तीव्रता निकालेंगे।
तो माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ तीव्रता निकालनी है हमें, तो आ जाओ इधर। तो माइनस क्यू के कारण हमने निकाले, प्लस क्यू के कारण निकालना। प्लस क्यू बिंदु बी पर है तो उसके कारण तीव्रता को ई बी लिख देंगे। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, तो ये देखो इस आवेश के कारण यहाँ तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु बी पर है ना हमारा आवेश, तो बिंदु सी पर तीव्रता का मान क्या होगा, तो हमने लिख दिया ई बी लिख दिया। तो ई बी बराबर क्या होगा, वही सूत्र के क्यू बटे दूरी का वर्ग। अब दूरी कितनी है, आवेश से परीक्षण बिंदु की दूरी कितनी है, बीसी, और बीसी दूरी कितनी है, देखो ये टोटल दूरी आर है, उसमें से ये दूरी घटा दें ए, तो बाकी दूरी कितनी बची है, ये दूरी बच गई आर माइनस ए। तो ये दूरी कितनी होगी, आर माइनस ए। तो यहाँ बीसी का मान क्या होगा, आर माइनस ए। तो आर माइनस ए का यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। यहाँ पर आर माइनस ए है, ये एक्स नहीं है, ये ए है, तो ये हो गया आर माइनस ए का वर्ग। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसकी दिशा किधर है, तो धन आवेश के कारण तीव्रता की दिशा किधर होती है, धन आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर तीव्रता की दिशा हमेशा धन आवेश से दूर की ओर होती है। तो ये देखो ये दिशा होगी, तो ई बी की दिशा क्या होगी, इस दिशा में, और ये दिशा क्या है, ये दिशा इस तरफ है, इस तरफ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बी सी दिशा लिख सकते हैं, ये इस तरफ है तो बी से सी की तरफ लिख सकते हैं इसको। तो हमने यहाँ बी सी दिशा लिख दी। तो जब भी हम कोई सदिश ज्ञात करते हैं तो सदिश का हमेशा हम क्या दिखाते हैं, दिशा जरूर दिखाते हैं। ये तो परिमाण लिख दिया सदिश का, और ये उसकी दिशा दिखा दी। तो इस तरह से हमने दोनों बिंदु आवेशों के कारण तीव्रता तो निकाल ली। अब हम देखते हैं कि तीव्रता जो होती है वो एक बिंदु पर तीव्रता जो है वो दो अलग अलग दिशाओं में है। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सदिशों का योग नियम के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों जो तीव्रताएं हैं वो विपरीत दिशा में है एक ही अक्ष पर, तो हम क्या करेंगे, अधिक मान में से कम मान घटा करके परिणामी तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो क्योंकि माइनस क्यू आवेश इस बिंदु से ज्यादा दूर है बजाय प्लस क्यू से, तो इसके कारण जो तीव्रता होगी ये वाली, ये कम होगी इसकी ई बी की तुलना में। ठीक है, तो ई ए क्या होगी, कम होगी, ई बी ज्यादा होगी। तो ई बी ग्रेटर देन ई ए हुआ। और वैसे भी हम देख सकते हैं समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 में जिसमें हर जिसका कम है वो मान बड़ा होगा। तो हर किसका कम है, देखो आर प्लस ए, आर माइनस ए, तो हर इसका छोटा है तो ये मान क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो ई बी क्या होगा, ई ए से बड़ा होगा। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता किधर आएगी, ई बी की तरफ। इसका मतलब परिणामी तीव्रता की दिशा क्या होगी इस बिंदु पर, द्विध्रुव के कारण इस दिशा में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकालते हैं। तो परिणामी तीव्रता को हमने क्या लिख दिया, ई बी माइनस ई ए लिख दिया परिमाण रूप में। तो ये ई बी का मान रख दिया, ये ई ए का मान रख दिया, और परिणामी तीव्रता की दिशा किधर आई, ई बी की तरफ। और ई बी की दिशा क्या थी, ई बी की दिशा, तो ई की दिशा किधर आई, ए बी के अनुदिशा आई। ये देखो यहाँ पर ए से बी की दिशा में, ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ दिखाता हूँ मैं, ये दिशा है परिणामी तीव्रता की। तो ये दिशा किधर है, ए से बी की तरफ है। ठीक है, तो इस तरह से परिणामी तीव्रता की दिशा यहाँ पर हमने लिख दी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम के क्यू कॉमन ले लेंगे। तो के क्यू कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, 1 बटे आर माइनस ए माइनस 1 बटे आर प्लस ए। अब इसमें हमने लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम क्या लिया, आर माइनस ए स्क्वेयर आर प्लस ए स्क्वेयर। तो ये आ गया। तो यहाँ 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर प्लस ए स्क्वेयर का गुणा हो जाएगा। यहाँ 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर माइनस ए स्क्वेयर आ जाएगा। तो इस तरह से ये लिख दिया। अब इन दोनों ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, ओपन करके माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये देखो यहाँ नीचे सॉल्व कर दिया तो ये तो कैंसिल हो गए, इससे क्या बच गया, 2r है, टोटल कितना बच गया, 4r। और डिनोमिनेटर यानी अपॉन में आर माइनस ए आर प्लस ए क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर होल स्क्वायर तो है ही। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ 4ra है, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ q इंटू 2a चाहिए ताकि हम इसको द्विध्रुवागुण p के बराबर लिख सकें। तो इस 4ra में से मैं सिर्फ क्या करूँगा, q इंटू 2a एक साइड कर लूँगा और बाकी जो बचा वो बाहर लिख दिया मैंने इस मान में से। ठीक है, और q इंटू 2a समीकरण 1 से कितना है, द्विध्रुवागुण p के बराबर है। ठीक है, तो वो यहाँ रख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 2kpr। ये तीव्रता का मान आ गया हमारे पास। द्विध्रुव के कारण ये तीव्रता है अक्ष पर। ठीक है, वो बिंदु जो सी लिया था वहां पर। और दिशा किधर है इसकी, ए से बी की दिशा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी दिशा जो है वो पी की दिशा है, द्विध्रुवागुण पी की दिशा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ए से बी की जो दिशा है यही दिशा क्या है, द्विध्रुवागुण पी की दिशा है। माइनस से प्लस की तरफ होती है ना द्विध्रुवागुण, तो पी की दिशा है।
तो इसका मतलब ये जो तीव्रता आई है बिंदु सी पर, ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही आई है। चलो अब इसको हम आगे और बढ़ाते हैं। अब क्या होता है कि हम साधारणतः जो द्विध्रुव अणु लेते हैं वो क्या होते हैं, आणविक द्विध्रुव होते हैं। तो उन आणविक द्विध्रुव अणुओं में आवेशों के बीच जो दूरी होती है, ये वाली जो दूरी जिसे हमने 2a लिखा है, ये बहुत छोटी होती है। किसकी तुलना में, जिस बिंदु पर हम तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं उसकी तुलना में, यानी 2a इज लेस देन r। ठीक है, तो इस केस में तो फिर हम आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, नगण्य मान के छोड़ देंगे, यानी वो लगभग 0 होगी। तो जब मैं यहाँ पर इस समीकरण में यहाँ पर ए को नगण्य मान के छोड़ दूंगा तो यहाँ आर की स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर यानी आर की घात 4 बन गई। तो आर की घात 4 अपॉन में आ गया और ऊपर एक आर है, तो ये कट करके क्या बच जाएगा, आर की घात 3 बच जाएगा। तो बच जाएगा 2kp अपॉन r3। तो ये देखो यहाँ पर क्या आ गया, 2kp अपॉन r3। ये आ गया द्विध्रुव के कारण अक्ष पर r दूरी पर विद्युत तीव्रता का मान। लेकिन ये क्या है, एक छोटा विद्युत द्विध्रुव है। अब इसको सदिश रूप में लिखना है। तो चूंकि यहाँ ऑलरेडी एक सदिश राशि है p, तो तीव्रता की दिशा किधर है, इसी की दिशा में, तो हम सीधा इसके ऊपर वेक्टर लगा के परिणामी तीव्रता शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो तीव्रता आई है द्विध्रुव के कारण, ये तीव्रता क्या है, दूरी के तीसरी घात के व्युत्क्रमानुपाती है। कहने का मतलब अगर r का मान थोड़ा सा भी बढ़ता है तो E का मान बहुत तेजी से नीचे गिरता है, यानी द्विध्रुव से दूर जाने पर अक्ष पर तीव्रता का मान बहुत तेजी से कम होता है। जबकि एकल ध्रुव यानी केवल एक आवेश q आवेश से अगर हम r दूरी पर तीव्रता निकालते हैं तो E समानुपाती 1/r² होता है। एकल आवेश से दूर जाने पर तीव्रता का मान इतनी तेजी से नहीं गिरता जितना द्विध्रुव के कारण गिरता है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब देखो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर बाईं से दाईं ओर कहीं पर भी हम प्रेक्षण बिंदु ले लें, तीव्रता की दिशा हमेशा क्या होगी, वेक्टर p के अनुदिशी होगी। जो हमने ये द्विध्रुव बनाया था, इस द्विध्रुव पर हमने तो प्रेक्षण बिंदु यहाँ लिया है। अगर हम प्रेक्षण बिंदु यहाँ भी लेते तो भी तीव्रता की जो दिशा होती, परिणामी तीव्रता जो होती, वो इसी तरफ आती। ठीक है, तो पूरे अक्ष पर तीव्रता की जो दिशा है वो हमेशा क्या रहती है, वेक्टर p की दिशा में ही रहती है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत तीव्रता। यानी अक्ष पर तो हमने निकाल ली, अब निरक्ष पर निकालते हैं। तो देखो हमारा ये द्विध्रुव है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये -q आवेश है, ये +q आवेश है। तो -q और +q आवेश की दोनों की केंद्र से दूरी क्या मानी है मैंने, a। तो टोटल दूरी क्या होगी इन दोनों के बीच, 2a दूरी होगी। और निरक्ष क्या होता है, ये द्विध्रुव का अक्ष होता है और मध्य बिंदु से जो हम लंब डालते हैं वो उसका निरक्ष होता है। तो हमने निरक्ष पर ये बिंदु ले लिया C, ये हमारा प्रेक्षण बिंदु है जहां हमें विद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जहां विद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है वो तीव्रता किसके कारण ज्ञात करनी है, द्विध्रुव के कारण। अब द्विध्रुव में क्या चीज है जो तीव्रता उत्पन्न करेगा, ये आवेश है, ये और ये आवेश। तो इन दोनों आवेशों की हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से दूरी लेनी पड़ेगी। कहाँ से, प्रेक्षण बिंदु से। तो अब हम इसकी दूरी मानेंगे नहीं, क्योंकि हमें पहले से दो दूरियां पता है। क्या क्या, कि हमें ये दूरी पता है a है, और ये जो प्रेक्षण बिंदु की दूरी है ए केंद्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी r, वो हमें दी हुई है। तो ये दूरी a होगी, ये दूरी r होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये दूरी कितनी हो जाएगी, √r² प्लस a²। तो इसको हम लिख देंगे कि ये जो दूरी है √r² प्लस a²। सेम यहाँ पर देखो ये दूरी कितनी है a, ये दूरी कितनी है r, तो ये कितना हो जाएगा √r² प्लस a²। इसका मतलब दोनों आवेश जो हैं, प्लस आवेश और माइनस आवेश, दोनों आवेशों की प्रेक्षण बिंदु से दूरियां बराबर हैं। ठीक है, अब चूंकि दोनों के परिमाण भी बराबर हैं तो इसका मतलब बिंदु C पर दोनों के कारण तीव्रता का जो मान आएगा वो भी बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से तो हम यहाँ पर अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी डेरिवेशन में सिर्फ हम जो मेन चीजें हैं पहले वो देखेंगे, फिर पूरा डेरिवेशन समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि विद्युत द्विध्रुव के आवेशों का परिमाण q है, बीच की दूरी 2a है। तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, q × 2a, जिसकी दिशा क्या होगी हमेशा -q से +q, यानी a से b की दिशा में। ठीक है, a b दिशा में लिख दिया हमने। अब हमें विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष रेखा OC पर बिंदु C पर यानी r दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी है। वो मैंने बता दिया आपको, कहाँ पर ज्ञात करनी है हमें तीव्रता, हमें यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो ये यहाँ पर ये दूरी r है हमें, तो ये दूरी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये दूरी कितनी है यहाँ पर, ये दूरी है r।
ये r दूरी है जहां हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम माइनस क्यू आवेश लेते हैं और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर तीव्रता निकालते हैं, यानी इस आवेश के कारण यहाँ तीव्रता निकालते हैं। तो हमारे पास तीव्रता का सूत्र क्या होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर, जिसमें आर क्या होता है, दूरी होती है प्रेक्षण आवेश से। ये जो हमारा ये आवेश है, इस आवेश से प्रेक्षण बिंदु की दूरी होती है। तो ये दूरी कितनी है, AC, और AC कितना है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो रूट के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हमारे पास मान आ गया। अब ये जो मान हमारे पास आया है, ये तीव्रता की, ये परिमाण हो गया तीव्रता का, लेकिन इसकी दिशा किधर होगी। हमको पता है कि जो ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश के कारण हमेशा तीव्रता की दिशा किधर होती है, ऋण आवेश के कारण तीव्रता की दिशा हमेशा क्या होती है, ऋण आवेश की तरफ होती है। तो इस EA की दिशा किधर होगी, ऋण आवेश की तरफ होगी। अब बारी आती है इस आवेश की, कौन से वाले की, प्लस क्यू आवेश। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर तीव्रता का मान क्या होगा, मान तो यही होगा, सेम यही वाला। और दिशा किधर आएगी इससे, दिशा इसकी दूर की ओर आएगी, क्योंकि धन आवेश के कारण तीव्रता की दिशा हमेशा किधर होती है, दूर की ओर होती है। तो इस तरह से ये देखो EB का मान क्या आ गया, के क्यू बटे BC स्क्वायर, BC का रूट निकालेंगे तो ये सॉल्व होकर ये रिजल्ट आ जाएगा। और इसकी दिशा किधर है, B से C दिशा होगी। अब ये देखो समीकरण 2 व 3 से EA और EB यानी दोनों तीव्रताओं के परिमाण जो है वो बराबर हैं, परिमाण बराबर हैं, लेकिन दिशाएं क्या हैं, दिशाएं भिन्न हैं। तो अब क्योंकि ये सदिश है, तो सदिश का जब परिणामी निकाला जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, सदिशों के योग के नियम जो होते हैं उनको हम फॉलो करते हैं। तो हम चाहे तो यहाँ सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम यूज कर लें, या फिर हम क्या कर लें, इन्हें हम क्या मान लें, इन्हें हम दो सदिश मानकर, ये दो सदिश जो है इन्हें हम इस तरीके से लेकर के और दो लंबवत अक्षों के अनुदिश घटकों में वियोजित कर लें। तो कौन से अक्ष, एक तो ये अक्ष हो गया और एक निरक्ष हो गया। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें ये कोण चाहिए होगा। अगर ये कोण हम थीटा मानते हैं तो सममिति से ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये एकांतर कोण क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ वाला कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कोण थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा। ऐसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये थीटा है तो एकांतर कोण ये थीटा हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा, अब EB और EA को घटकों में वियोजित करना है। तो हम ध्यान से देखते हैं, तो देखो ये EA, ये सदिश है EA, इसका थीटा कोण की तरफ घटक क्या होगा, EA cos थीटा, और इसके बिल्कुल लंबवत इस दिशा में घटक क्या होगा, EA sin थीटा। ऐसे ही EB का हम इस दिशा में घटक क्या लेंगे, थीटा कोण पर EB cos थीटा, और उसके बिल्कुल लंबवत घटक क्या लेंगे, EB sin थीटा। तो जिस तरफ सदिश कोण बनाता है उस अक्ष की दिशा में उसका घटक किस रूप में होता है, cos के रूप में, और उसके बिल्कुल लंबवत जो घटक होता है वो किस रूप में था, sin के रूप में। तो इस तरह से हमने EB और EA दोनों को क्या कर दिया, वियोजित कर दिया। वियोजित कर दिया तो अब ना तो EA है ना EB है, अब क्या रह गए, दो सदिश ये रह गए और दो सदिश ये रह गए। अब देखो EA और EB तो मान में बराबर है और दिशा में क्या है, विपरीत है, तो ये तो निरस्त हो जाएंगे। और ये दोनों जो तीव्रताएं आई हैं ये एक ही दिशा में है, ये दोनों जुड़कर बिंदु C पर परिणामी तीव्रता को व्यक्त करेंगे। अब यही सेम चीज हमने यहाँ पर लिखी है। तो हमने क्या लिखा है कि दोनों आवेशों के कारण बिंदु C पर तीव्रता के मान बराबर हैं, ठीक है, यानी EA बराबर EB, परंतु दिशाएं भिन्न हैं। अतः परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए इन्हें लंबवत अक्षों के अनुदिश घटकों में विभाजित करेंगे। लंबवत अक्ष कौन से, एक अक्ष और दूसरा निरक्ष। ठीक है, अब देखो निरक्ष के समांतर जो घटक हैं EA sin थीटा EB sin थीटा, जो ऊपर और नीचे की तरफ आए हैं वो तो क्या हो जाएंगे, बराबर एवं विपरीत होने से निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, निरस्त होने के कारण इस तरफ कोई तीव्रता नहीं होगी। जबकि अक्ष के समांतर घटक जो इस दिशा में आए हैं घटक EA cos थीटा EB cos थीटा, वो क्या है, एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़कर परिणामी तीव्रता को व्यक्त करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे प्रेक्षण बिंदु पर द्विध्रुव के कारण जो परिणामी तीव्रता आएगी वो ये आएगी, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। अब EA और EB दोनों तीव्रताएं क्या है, मान में तो बराबर हैं, ये ऊपर देखो EA बराबर EB, परिमाण तो दोनों का बराबर है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम इसको EB की जगह EA लिख सकते हैं। तो EA cos थीटा प्लस EA cos थीटा कितना होगा, 2AA cos थीटा होगा। अब EA का मान तो हमें पता है, cos थीटा का मान हमें नहीं पता, वो कहाँ से पता करें हम। तो उसको पता करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, इस चित्र में ध्यान देते हैं। इस चित्र में अगर हम ध्यान से देखें
तो ये समकोण त्रिभुज देखें अगर हम, तो इस समकोण त्रिभुज में ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो ये थीटा कोण के लिए ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर ए बटे रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यही मान, देखो हमने यहाँ त्रिभुज दोबारा बना लिया, ये देखो ये ए है, ये आर है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस थीटा कोण के लिए। तो कॉस थीटा क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर क्या रख दिया, आधार बटे कर्ण रख के कॉस थीटा का मान उठा के यहाँ रख देंगे। जब यहाँ रखेंगे तो ये मान यहाँ पुट कर दिया हमने। अब देखो क्या होता है, अब समीकरण 1 में Q इंटू टू ए, Q इंटू टू ए किसके बराबर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है। तो देखो A टू Q, इन तीनों को इकट्ठा करके हम Q इंटू टू ए लिख देंगे और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, द्विध्रुव आघूर्ण P लिख देंगे और फिर K बच जाएगा। तो KP और अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2 और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जब ये दोनों यहाँ रखूंगा, इन दोनों का गुणा होगा तो इसकी घात तो कितनी है 1 और इसकी घात कितनी है 1/2। तो दोनों की घात जुड़कर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर में इस तरह से हो जाएगा। तो परिणामी तीव्रता का परिमाण क्या आ गया, के पी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2। अब ये जो तीव्रता आई है इसकी दिशा किधर है, अगर हम इसकी तीव्रता की दिशा देखें तो ये हमारे राइट से लेफ्ट दिशा में है। और आपको पता है लेफ्ट से राइट दिशा में क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P होता है। तो इसका मतलब ये जो दिशा है ये P के विपरीत है। ठीक है, तो ये तीव्रता क्या होगी, वेक्टर P के विपरीत अर्थात B से A की दिशा में होगी। इधर A था इधर B था, ये B से A की दिशा में है। ठीक है ना, ये यहाँ पर हम देख भी सकते हैं ये चीज। ये देखो ये जो परिणामी तीव्रता आई है ये तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। परिणामी तीव्रता की दिशा क्या आई, इस तरफ। ठीक है, और ये दिशा किधर है, ये इस तरफ, ये दिशा है ये। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है P की, वो इस तरफ होती है। जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण P है उसकी दिशा किधर होती है, P की दिशा हमेशा इस तरफ होती है। और ये जो आया है ये इस तरफ है। तो इस तरह से ये चीज जो है हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर पहुंच गए। अब देखो द्विध्रुव, जो द्विध्रुव के अणु हैं वो, उनके लिए क्या होता है, द्विध्रुव के अणु में जो जो आवेश है उनके बीच जो दूरी होती है प्रेक्षण बिंदु की दूरी की तुलना में बहुत कम होती है, क्योंकि ये आणविक द्विध्रुव है। तो ये जो अगर हम कंसीडर अप्लाई करें तो आर स्क्वायर को हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा मानेंगे ए स्क्वायर की तुलना में और ए स्क्वायर को छोड़ देंगे। जब इसको छोड़ देंगे तो ए स्क्वायर छोड़ने के बाद क्या बचा, यहाँ आर स्क्वायर की घात 3/2। तो 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया, आर की घात 3। तो KP/R3 आ गया। ये तीव्रता का परिमाण आ गया। किसके कारण आ गया, ये द्विध्रुव के कारण। कहां पर आया, निरक्ष पर। कितनी दूरी पर, r दूरी पर। और P देखो यहाँ पर P क्या चीज है, P क्या क्या बता रहा है, उस द्विध्रुव का आघूर्ण बता रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो किसी भी द्विध्रुव की पहचान उसके द्विध्रुव आघूर्ण से होती है, क्योंकि उसमें उसका परिमाण भी आ जाता है और उसकी दिशा भी आ जाती है। तो इस तरह से द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर तीव्रता का मान आ गया। अब यहाँ पर ये जो दिशा है ये P के विपरीत दिशा में है। तो P एक सदिश है तो इसके आगे माइनस लगा देंगे तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। वही दिशा E की है। तो इस तरह से हमने तीव्रता की दिशा भी बता दी। ठीक है, अब देखो तीव्रता जो है दूरी के क्या है, तीसरी घात के व्युत्क्रमणपति। यानी वही सेम बात कि दूरी r का मान अगर हम थोड़ा सा बढ़ाएं, यानी हम प्रेक्षण बिंदु अगर हम थोड़ा दूर ले जाएं तो तीव्रता का जो मान होता है बहुत तेजी से गिरता है। और कितनी तेजी से गिरता है, अकेले आवेश के कारण जो तीव्रता होती है KQ/R², उसमें ई समानुपाती क्या होता है, 1/R² होता है ना। और यहाँ पर ई समानुपाती क्या है, 1/R3। यानी एक आवेश के कारण तीव्रता तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और दो आवेशों के कारण यानी द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता है वो दूरी के तीसरी घात के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो आवेशों के कारण तीव्रता जो है तेजी से गिरती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, अगर हम ध्यान से तुलना करें तो अगर हम समान दूरी r लें, एक बार अक्ष पर एक बार निरक्ष पर, और वही सेम द्विध्रुव है P, तो अक्ष पर r दूरी पर और निरक्ष पर r दूरी पर जब हम तीव्रता की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि अक्ष पर तीव्रता जो है वो दुगनी है निरक्ष पर तीव्रता की। तो आपको पता है अक्ष पर तीव्रता कितनी है, 2kP/R3, और निरक्ष पर तीव्रता कितनी होती है, KP/R3 होती है। तो इसका मतलब अक्ष पर तीव्रता ज्यादा होती है निरक्ष की तुलना में। तो इस तरह से हमने द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लिया।
अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं द्विध्रुव के कारण हमने अक्ष और निरक्ष दोनों जगह तीव्रताएं ज्ञात कर ली। अगर अक्ष या निरक्ष के अलावा कोई और बिंदु हो, जैसे यहाँ बिंदु सी हमने यहाँ ले लिया, अब ये ना अक्ष पर है ना निरक्ष पर है, ये कहाँ है? ये देखो, ये द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर है और अक्ष से थीटा कोण पर है, अक्ष से थीटा कोण पर है। तो इसके जो निर्देशांक हो गए, ध्रुवीय निर्देशांक, वो हो गए आर थीटा। तो हमने आर थीटा बिंदु पर अब तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने का बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है ऐसा। हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो ये हमारा जो द्विध्रुवागुण है P, इस द्विध्रुवागुण का एक घटक तो हम थीटा कोण की दिशा में ले लेंगे अक्ष पर, और एक इसके लंबवत इस दिशा में ले लेंगे। तो अब थीटा कोण पर इसका जो घटक होगा P cos थीटा होगा, और उसके लंबवत दिशा में जो घटक होगा वो P sin थीटा होगा। तो इस तरह से इस बिंदु पर हमने दो अलग अलग दिशाओं में हमने द्विध्रुवागुण के घटक ले लिए। अब हम क्या करते हैं, हमें इस बिंदु C पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसे अक्ष मानते हुए और बिंदु C पर हम तीव्रता का मान लेंगे। तो बिंदु C को अगर हम इस OC को अगर हम अक्ष माने, तो इस दिशा में द्विध्रुवागुण का मान क्या है? P cos थीटा। और अक्ष पर तीव्रता का सूत्र क्या होता है? r दूरी पर 2kp/r3 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही सेम चीज करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, पहले मैं बता देता हूँ। दूसरा हम क्या करेंगे, बिंदु C पर ये जो दिशा है इसे निरक्ष मानते हुए, और इस दिशा में द्विध्रुवागुण का मान क्या है? तो हमको पता है कि इस दिशा में, ये देखो ये जो दिशा है, इस दिशा में द्विध्रुवागुण का मान कितना है? P sin थीटा है। तो इस दिशा में निरक्ष के अनुदिश द्विध्रुवागुण का मान क्या होगा? -P sin थीटा। और तीव्रता की दिशा क्या होगी? आपको पता है कि द्विध्रुव के निरक्ष पर तीव्रता हमेशा आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। तो तीव्रता का जो मान होगा वो इस दिशा में क्या होगा? फिर निरक्ष पर जो तीव्रता होती है उसके सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो हमने यहाँ पर यही लिखा है कि विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुवागुण P है, केंद्र से r दूरी तथा अक्ष पर थीटा कोण पर बिंदु C पर तीव्रता ज्ञात करते हैं। आप OC दिशा जो है, यानी OC दिशा कौन सी है? ये वाली O से C की दिशा। तो OC दिशा में द्विध्रुवागुण का घटक P cos थीटा बताया था, और उसके लंबवत जो घटक बताया था वो P sin थीटा। तो OC दिशा और OM डैश दिशा में अब OC को अक्ष मानते हुए C बिंदु पर विद्युत तीव्रता। तो देखो, अब देखो 2kp/r3 ये सूत्र होता है, लेकिन यहाँ P की जगह हम क्या लेंगे? P cos थीटा लेंगे, क्योंकि इस दिशा में द्विध्रुवागुण का मान P cos थीटा है। तो अब इसकी दिशा क्या होगी? द्विध्रुवागुण की दिशा किधर होगी? इस तरफ होगी। ठीक है, तो इस बिंदु पर द्विध्रुवागुण के कारण द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता की दिशा होगी वो क्या होगी? इस दिशा में होगी। ठीक है, द्विध्रुवागुण के अनुदिश होगी, क्योंकि द्विध्रुवागुण की दिशा P cos थीटा की जो दिशा है वो इस तरफ है, तो ये तीव्रता इधर होगी। लेकिन यहाँ पर द्विध्रुवागुण की दिशा किधर है? इधर। और तीव्रता क्या होगी? इसके विपरीत दिशा में इधर होगी। तो इस दिशा में तीव्रता आएगी। द्विध्रुवागुण किधर है? इधर। और तीव्रता किधर होगी? इधर। तो इधर द्विध्रुवागुण का मान कितना है? P sin थीटा है ना। तो तीव्रता इसके विपरीत दिशा में आती है। कैसे? अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जो हमने पिछला जो टॉपिक किया है, तो उस टॉपिक में अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो, यहाँ पर ये देखो द्विध्रुवागुण किस दिशा में है? द्विध्रुवागुण किस दिशा में? इस दिशा में। और तीव्रता किस दिशा में आई है? उसके विपरीत दिशा में। तो वही सेम कंसेप्ट हमने यहाँ यूज किया है इस जगह पर। द्विध्रुवागुण की दिशा इधर है और तीव्रता इस दिशा में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये देखो, ये तो अक्ष पर तीव्रता आ गई। अक्ष किसको माना हमने? OC को। और इस तरफ तीव्रता E1 लिख दी, और इस तरफ तीव्रता क्या लिखेंगे हम? E2। तो सूत्र वही है, अक्ष पर तीव्रता 2kp/r3 और निरक्ष पर तीव्रता kp/r3। P की जगह P cos थीटा, यहाँ P की जगह P sin थीटा है, और दोनों की दिशाएं हमने लिख दी। उसके बाद में क्या हुआ? अब एक तीव्रता इस दिशा में आई है E1, और दूसरी तीव्रता इसके लंबवत इस तरफ है E2। तो परिणामी तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? हम क्या करेंगे? सदिशों का योग का समांतर चतुर्भुज नियम इस्तेमाल करेंगे। तो E का मान क्या हो जाएगा? इस सूत्र से हम यहाँ पर ये निकाल लेंगे। अब ये मान रख दिए हमने, दोनों के मान रख करके kp/r3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और 4 cos स्क्वायर में से एक cos स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ लिख के वो 1 हो जाएगा आइडेंटिटी से। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया
KP/R3 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये परिणामी तीव्रता का मान आ गया। और ये परिणामी तीव्रता किस दिशा में? इस दिशा में। हम चाहे तो इसकी दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। ये अल्फा कोण मानकर हमें ये दिशा बता सकते हैं किस तरफ है। ठीक है। तो अगर आप दिशा बताना चाहो तो आप दिशा भी यहाँ पर बता सकते हो। तो अब ये मान आ गया हमारे पास। अब हम इसको थीटा का मान यहाँ रखकर पता करते हैं कि जो हमने पहले अक्ष और निरक्ष पर ज्ञात किया था क्या वो सही ज्ञात किया था। तो देखो, अगर हमारा प्रेक्षण बिंदु अक्ष पर है तो थीटा का मान क्या होगा? या तो 0 होगा या 180 डिग्री होगा। कैसे? ये देखो, ये अक्ष है, इस अक्ष पर अगर हमारा प्रेक्षण बिंदु अक्ष पर है तो ये कोण कितना हो जाएगा? या तो 0 हो जाएगा। और अगर ये अक्ष पर इधर है तो ये कोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। यानी दोनों केस में कॉस का मान होगा या तो +1 होगा या फिर -1 होगा। दोनों केस में कॉस का मान या तो +1 होगा या -1 होगा। तो वो मान जब यहाँ रखेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो +1 हो चाहे -1 हो ये 1 ही हो जाएगा। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बाहर 2 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये 2KP/R3। ये वही मान आ गया जो हमने पीछे ज्ञात किया था अक्ष पर तीव्रता के लिए। अब निरक्ष पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो निरक्ष पर तीव्रता ज्ञात करने का मतलब क्या होगा कि प्रेक्षण बिंदु C कहाँ है? प्रेक्षण बिंदु C इस लाइन के ऊपर है, निरक्ष के ऊपर है। तो ये कोण कितना हो जाएगा? थीटा 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री कितना होता है? cos 90 डिग्री 0 होता है। cos 90 डिग्री 0 होता है, तो अगर हम ये 0 रखेंगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ KP/R3 बच जाएगा। तो निरक्ष पर तीव्रता KP/R3 ही हमने निकाली थी। इस तरह से अब हम क्या कर सकते हैं? इस सूत्र की सहायता से हम द्विध्रुव के कारण स्पेस में चारों तरफ कहीं पर भी तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें सिर्फ दो चीजें पता होना चाहिए कि उस द्विध्रुव से कितनी दूरी पर और कितने कोण पर हमें तीव्रता का मान ज्ञात करना है। बच्चों, अब हमें विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में बल तथा बल आघूर्ण निकालना है। तो इस टॉपिक का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, यानी इसका भौतिक महत्व ये है कि अगर कहीं मान लो जो विद्युत क्षेत्र है और वहां हमने कोई द्विध्रुव को इस तरह से डाल दिया, तो ये जो द्विध्रुव हमने विद्युत क्षेत्र में डाला है, ये विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर क्या असर पड़ेगा? यह विद्युत द्विध्रुव जो है किस दिशा में जाएगा? क्या ये गति करेगा या विद्युत क्षेत्र में स्थिर रहेगा या ये विद्युत क्षेत्र में घूम जाएगा? वो चीज का अध्ययन हम यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप देखो, हमारे पास ये द्विध्रुव है जिसका ऋण आवेश यहाँ है, धन आवेश यहाँ है। तो इसके द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी ऋण से धन की तरफ इस दिशा में होगी। तो द्विध्रुव आघूर्ण की ये दिशा हो गई, विद्युत क्षेत्र की ये दिशा होगी, दोनों के बीच ये कोण थीटा हो गया। अब देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, यानी विद्युत क्षेत्र जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक एक समान है। हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक जैसा है और दिशा जो है उसकी लेफ्ट से राइट साइड में। तो थीटा कोण पर हमने यहाँ एक द्विध्रुव रख दिया, ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र में। तो अब देखो, इसमें जो दो आवेश हैं, एक आवेश -q और एक +q, ये +q आवेश है, ये -q आवेश है। तो बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र में क्या लगता है? बल लगता है। उस बल का मान क्या होता है? बराबर QE। और धन आवेश पर बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और ऋण आवेश पर बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। चूंकि आवेश का मान दोनों जगह सेम है तो बलों के मान दोनों जगह सेम होंगे। तो इस तरह से दोनों आवेशों पर जो विद्युत बल लगेगा वो बराबर मान का होगा। लेकिन धन आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा और जो ऋण आवेश पे बल लगेगा वो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे द्विध्रुव पर दो बल लग रहे हैं, परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत है। तो परिणामी बल क्या होगा? फिर 0 होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये आया कि कोई विद्युत द्विध्रुव जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर परिणामी बल का मान 0 होता है। और जब उस पर परिणामी बल 0 हो गया तो वो जो हमारा द्विध्रुव है जो विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है वो रेखिक गति नहीं करेगा, यानी वो उस आगे की दिशा में या पीछे की दिशा में ऐसे नहीं जाएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में वो अपनी जगह पर ही बना रहेगा। लेकिन जगह पर बना रहेगा तो क्या वो ऐसा हो सकता है कि वो अपने अक्ष पर घूमने लग जाए? तो वही चीज हम देखते हैं। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि जो दोनों बल लग रहे हैं उनकी क्रिया रेखा संपाती नहीं है। संपाती का मतलब ये होता है कि जैसे एक बल इधर लग रहा है, दूसरा बल इधर लग रहा है, तो ये दोनों क्रिया रेखा क्या है? एक दूसरे के ऊपर है, तो ये संपाती है। लेकिन अगर मान लीजिए एक बल यहाँ लग रहा है और एक बल यहाँ लग रहा है तो इनकी क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर है, संपाती नहीं है। तो इनके बीच एक लंबवत दूरी है, ये लंबवत दूरी है इनके बीच। तो यहाँ लंबवत दूरी bn से दिखाई है हमने, ये देखो। तो यहाँ पर बलों की क्रिया रेखा जो है एक दूसरे पे संपाती नहीं है। तो जब संपाती नहीं होते तो इन पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और वो जो बल आघूर्ण होता है वो क्या करता है? वो द्विध्रुव को घुमाता है। कैसे घुमाता है? कि इसकी दिशा अगर इधर है
विद्युत क्षेत्र इधर है तो ये घूम करके विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से ये विद्युत द्विध्रुव जो होगा वो विद्युत क्षेत्र इसको अपने अनुदिश घुमाने का प्रयास करेगा। अब वो जो यहाँ पर घुमाने की जो क्रिया होती है उसको बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे हमारा एक गेट है, खिड़की या दरवाजे का गेट है, यहाँ पर हमने क्या लगा रखे हैं, पिवट लगा रखे हैं, कब्जे लगा रखे हैं। तो हम क्या देखते हैं, हम दरवाजे को जब बल लगाते हैं यहाँ से तो दरवाजा क्या होता है, दरवाजा घूम करके इस स्थिति में आ जाता है ना। वो सेम वहां पर हम बल लगाकर बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल एंड बलों की क्रिया रकों के बीच लंबवत दूरी, तो इसे बल आघूर्ण बोलते हैं। तो बल का मान कितना है, QE, और लंबवत दूरी कितनी है, BN। तो यहाँ देखो ये लंबवत दूरी कितने बलों के बीच, BN। तो अब इस समकोण त्रिभुज का अध्ययन हम देखते हैं। इस समकोण त्रिभुज में थीटा कोण के सामने क्या होगा, लंब, और ये क्या हो गया, आधार, और 90 डिग्री सामने ये क्या हो गया, कर्ण। तो ये जो द्विध्रुव की लंबाई है, यहाँ पर हम इस द्विध्रुव की लंबाई को क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ हमने इसको D लिया है, यानी AB बराबर कितना है, D है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, फिर यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो BN बटे AB यानी लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। तो लंब बराबर क्या होगा, कर्ण साइन थीटा, और कर्ण कितना लिया हमने, D। वैसे हमने इसको पहले 2a लेते थे हम, अब की बार हमने, क्योंकि हमें मध्य बिंदु से दूरी की जरूरत नहीं है तो इसलिए हमने D साइन थीटा ले लिया। तो Q इंटू D साइन थीटा हो गया। अब Q इंटू D यानी आवेश इंटू आवेशों के बीच दूरी, इसको क्या बोलेंगे हम, द्विध्रुव आघूर्ण P बोलेंगे। तो टो बराबर क्या होगा, PE साइन थीटा। अब P और E दोनों सदिश राशि हैं और उनके बीच कोण की ज्या ली है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये एक सदिश गुणन बन गया। और सदिश गुणन को हम कैसे शो करते हैं, एक क्रॉस लगा के शो करते हैं। तो टॉर्क जो आया यहाँ पर वो PE साइन थीटा। अब ये जो एक सदिश है ये अक्षीय सदिश होता है, ये अक्ष के अनुदिश होता है। तो इसकी दिशा जो होती है, अक्षीय सदिश की दिशा जो होती है वो ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, कि P और E जिस तल में होंगे, अक्षीय सदिश की क्या खासियत होती है, ये दोनों सदिश जिस तल में होंगे इसकी दिशा उस तल के लंबवत होगी। तो इसको हम कैसे पता करते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से या दक्षिणावर्त पेंच के नियम से। तो ये जो है, ये रहा दक्षिणावर्त पेंच का नियम कि P से अगर हम E की तरफ पेंच को घुमाएं, जिस तल में पेंच को रखा है हमने वहां P से E की तरफ घुमाएं, तो इसकी नोक जिस तरफ जाएगी, इसकी टिप जिस तरफ जाएगी, टो की दिशा उसी तरफ होगी। तो इस तरह से हमने द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान ज्ञात कर लिया। परिमाण रूप में PE साइन थीटा, द्विध्रुव आघूर्ण P, E विद्युत क्षेत्र हो गया, और P और E के बीच कोण जो है थीटा हो गया। तो ये होगा। अब हम देखते हैं कि थीटा का मान अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है। जैसे विद्युत क्षेत्र जो है, अगर द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा हुआ है तो इनके बीच थीटा कोण कितना होगा, 0। और थीटा अगर 0 होगा तो साइन थीटा कितना होगा, साइन 0 0 हो गया। तो टॉर्क कितना होगा, 0 हो गया। यानी इस केस में क्या होगा, टॉर्क 0 होगा। यानी द्विध्रुव अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा हुआ है तो उस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा। इसे बोलते हैं हम साम्यावस्था। अब इसमें स्थायी साम्यावस्था का क्या मतलब हुआ, स्थायी का मतलब ये होता है कि द्विध्रुव अगर ऐसे रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र ऐसे है, तो ये द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो रखा हुआ है, अगर इसे मैं थोड़ा सा इस तरफ घुमा दूं, इस तरफ ऐसे, इसको ऐसे कर दूं, तो ये वापस घूम के विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आएगा। तो वापस अगर उसी अवस्था में आता है तो उसको स्थायी साम्यावस्था बोलते हैं। सेकंड केस जो है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा ये है, इन दोनों के बीच कोण 180 डिग्री है और साइन 180 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है। तो टॉर्क दोबारा 0 हो जाएगा, यानी ये हमारा द्विध्रुव फिर नहीं घूमेगा। अगर हम विद्युत क्षेत्र के विपरीत रख देते हैं द्विध्रुव को तो भी ये नहीं घूमता। तो यहाँ भी बल आघूर्ण 0 है, लेकिन ये इसकी अस्थायी साम्यावस्था। अस्थायी साम्यावस्था का मतलब कि मान लीजिए द्विध्रुव रखा हुआ है ऐसे विद्युत क्षेत्र में, ये द्विध्रुव इस दिशा में रखा हुआ है। अब मान लीजिए मैं द्विध्रुव को थोड़ा सा घुमा देता हूँ ऐसे, मैं द्विध्रुव को इस तरह से इस अवस्था में ले आता हूँ, तो अब जो कोण है इसका विद्युत क्षेत्र के साथ वो लेस देन 180 होगा। ये थीटा जो है वो क्या होगा, 180 से कम होगा, चाहे 179 हो जाए। तो उस केस में साइन का जो मान होगा 0 नहीं होगा, तो टॉर्क 0 नहीं होगा। अब टॉर्क जो होता है वो क्या करता है, हमेशा वो द्विध्रुव को हमेशा घुमा के विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। तो हमारा द्विध्रुव घूम करके इस स्थिति से कहाँ आ जाएगा, इस स्थिति में आ जाएगा। तो ये स्थिति जो है वो स्थायी है, ये अस्थायी है। दोनों ही साम्यावस्था है, लेकिन ये स्थायी साम्यावस्था है और ये अस्थायी साम्यावस्था है। इस तरह से विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव जो होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल का मान, परिणामी बल का मान 0 होता है और एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जो कोशिश करता है कि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाकर ले आए। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम असमान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल और बल आघूर्ण देखते हैं।
तो ये असमान विद्युत क्षेत्र में बल और बल आघूर्ण का जो हम देखते हैं, इसमें हम यहाँ ले लेते हैं माइनस क्यू आवेश और थोड़ी सी दूरी पर हमने यहाँ प्लस क्यू आवेश ले लिया। अब यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान E1 है और यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान E2 है। यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये मानते हैं कि माना जो E1 है वो ग्रेटर देन E2 है, यानी जैसे जैसे हम बाएं से दाईं दिशा में जा रहे हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान घटता जा रहा है। तो अब देखिए आप, इस जगह पर जो विद्युत बल लगेगा ऋण आवेश पर वो इधर लगेगा और उसका मान क्या होगा, F1 बराबर Q, मान लीजिए Q आवेश का मान तो Q ही है, तो F का मान जो होगा यहाँ पर F1 बराबर हो जाएगा Q E1। और यहाँ पर जो इस पर जो बल लगेगा वो बल किधर लगेगा, धन आवेश पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और उसको लिख दिया हमने F2 बराबर Q E2। अब देखिए E1 ग्रेटर देन E2 है तो Q E1 ग्रेटर देन Q E2 हुआ, इसका मतलब F1 ग्रेटर देन F2 हुआ। अब जब F1 ग्रेटर देन F2 है, अगर F1 का मान F2 से बड़ा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो द्विध्रुव है वो किधर होगा, वो वेक्टर E यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा, कहने का मतलब इस दिशा में, ये इसकी गति की दिशा होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर द्विध्रुव पर एक परिणामी बल लग रहा है, क्योंकि F1 ग्रेटर देन F2, यानी जो धन आवेश है उस पर बल का मान कम है और ऋण आवेश पर बल का मान ज़्यादा है। तो जो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है उसके विपरीत दिशा में द्विध्रुव पर इस तरफ परिणामी विद्युत बल लगेगा और उस परिणामी विद्युत बल के कारण द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र के अंदर की तरफ गति करेगा। अब इस चीज़ का क्या महत्व है वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। जब अपने सूखे बालों पर कंघा रगड़ते हैं या कोई स्केल रगड़ते हैं प्लास्टिक का, तो वो जो स्केल है उस पर किसी भी तरीके का कोई, जैसे मान लीजिए मान लीजिए ये कांच की छड़ है जिस पर धन आवेश है। अब इसके पास हम कोई कागज़ का टुकड़ा या कोई छोटा बैलून लेके आते हैं, जब तो कोई भी कुछ भी चीज़ लेके आते हैं तो ये क्या करता है, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है इस तरह से। और ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है, असमान विद्युत क्षेत्र होता है। तो इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, इन दोनों बिंदुओं पर यहाँ विद्युत क्षेत्र के मान अलग अलग हैं। तो सबसे पहला काम तो क्या होता है कि ये इसके अंदर जितने भी इसके अणु होते हैं उन सब अणुओं को द्विध्रुव में बदल देता है। और द्विध्रुव में बदलने के बाद ये क्या करता है कि उस द्विध्रुव को अपने अनुदिश व्यवस्थित कर देता है इस तरह से विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो उससे क्या होगा कि जो ऋण आवेश है वो तो इस तरफ आ जाएगा और जो धन आवेश है वो इस तरफ आ जाएगा। अब ये जो ऋण आवेश है, ये वाला ऋण आवेश, इस ऋण आवेश पर जो बल लगेगा उसकी दिशा इधर होगी और धन आवेश पर जो बल लगेगा उसकी दिशा इधर। तो परिणामी बल की दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ परिणामी बल की दिशा। और परिणामी बल जब इस दिशा में लगेगा, परिणामी बल इस तरफ लगेगा, तो जिसके कारण ये पूरा का पूरा जो हल्का जो मान लीजिए बैलून है या छोटे पीस ऑफ पेपर है, ये क्या होगा, ये उस छड़ की तरफ आकर्षित होंगे। तो ये विद्युत उदासीन होते हुए भी ये छड़ की ओर आकर्षित हो गए। तो इस तरीके से सबसे पहले तो वो जो असमान विद्युत क्षेत्र जो होता है, असमान विद्युत क्षेत्र, वो क्या करता है कि वो कुचालक पदार्थ में द्विध्रुव अणुओं को प्रेरित करता है। अगर इसमें द्विध्रुव नहीं है तो द्विध्रुव बना देगा, और द्विध्रुव हैं तो उन द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर देगा। सारे के सारे द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे। PE साइन 0, यानी टो बराबर क्या हो जाएगा, PE हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जब संरेखित हो जाएंगे तो सारा ऋण आवेश जो होगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत इस दिशा में और धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर आ जाएगा। अब ये जो ऋण आवेश है इस पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ज़्यादा, और यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान दूरी के साथ घटेगा तो यहाँ कम होगा। तो क्योंकि E1 ग्रेटर देन E2 होगा तो Q E1 क्या होगा, ग्रेटर देन Q E2 होगा। तो इसका मतलब ऋण आवेश पे जो बल लगेगा वो बल बड़ा होगा, और ये बल किधर लग रहा है, ये इस छड़ की तरफ लग रहा है। तो परिणाम स्वरूप पूरा का पूरा जो ये टुकड़ा है, चाहे वो बैलून हो
चाहे कागज़ का टुकड़ा हो, ये उस विद्युत क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा। तो इस तरह से चीज़ें जो होती हैं निरावेशित होती हुए भी किसी आवेशित वस्तु की ओर आकर्षित होती हैं। तो ये चीज़ हम कहाँ से देख रहे हैं? असमान विद्युत क्षेत्र से देख रहे हैं।